भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। ये बात पीएम मोदी ने झारखंड में एक चुनावी रैली के दौरान कही थी, आज से 6 साल पहले। अब जरा इन्हें देखिए। मोदी जी बताइए, ये कौन है? दोस्तों, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं। दरअसल दोस्तों, ये मुफ्ती हैं, इनका नाम है अबू बकर मुसलियार। जानते हैं इन्होंने क्या किया है? इन्होंने भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी रुकवाने में बड़ी भूमिका निभाई है। जी हाँ, ये वही मौलाना है जो सीएए के विरोध में आगे थे, लेकिन जब देश की बात आई तो निमिषा को बचाने की पूरी कोशिश में लग गए। यहां तक कि फिलहाल निमिषा की फांसी पर रोक लग गया है। लोग जानने के लिए उत्सुक हैं, आखिर कौन है ये मुफ्ती मुसलियार। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं शुरू से लेकर आखिर तक की पूरी कहानी। सबसे पहले निमिषा की कहानी को समझिए और उसके दर्द को भी समझिए। आखिर वो फांसी के फंदे तक कैसे पहुंच गई, लेकिन वो सही भी आप कह सकते हैं कि वो सही है अपनी जगह। दरअसल दोस्तों, साल था 2008। केरल में एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में बस एक माँ और बेटी थी। बेटी का नाम निमिषा था। निमिषा की माँ दूसरे घरों में काम किया करती थी। निमिषा अपनी माँ को दूसरों के घरों में रोज काम करते हुए जाते हुए देखती थी, मेहनत करते हुए देखती थी। निमिषा सोचती थी कि एक दिन वो घर की माली हालत सुधार देगी। निमिषा पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन घर की हालत ठीक नहीं थी, जिस वजह से उसकी माँ उसकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पा रही थी। जैसे तैसे निमिषा ने आधी अधूरी पढ़ाई पूरी की। फिर किसी तरह लोगों और एनजीओ की मदद से निमिषा ने नर्सिंग डिप्लोमा का कोर्स कर लिया। निमिषा ने नर्सिंग का कोर्स तो कर लिया, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी उसे केरल में नौकरी नहीं मिल पाई। इसी बीच निमिषा और उसकी माँ को पता चला कि यमन में नर्सों के लिए अच्छे मौके हैं और वहाँ आसानी से नौकरी भी मिल जाती है। न चाहते हुए भी निमिषा की माँ ने अपनी बेटी को यमन भेजने का फैसला किया और 19 साल की निमिषा अपने अच्छे फ्यूचर का सपना लिए यमन चली गई। यमन जाते ही निमिषा को देश की राजधानी सना में एक सरकारी अस्पताल में नर्स की नौकरी मिल गई। तब यमन में शांति थी। नौकरी मिलते ही निमिषा माँ को बताती है कि उसके दिन अब बदलने वाले हैं, क्योंकि उसे सरकारी अस्पताल में अच्छी नौकरी मिल गई है। सब कुछ अच्छा चलने लगा था। निमिषा की लाइफ अब बदलने लगी थी और फिर 3 साल के बाद निमिषा पैसे कमाकर अपनी शादी के लिए वापस केरल के कोच्चि में आई। निमिषा की शादी ऑटो चलाने वाले टॉमी थॉमस से हुई और शादी के बाद वो पति के साथ फिर से यमन लौट गई। यमन में पहुंचकर निमिषा ने अपना कामकाज जारी रखा और थॉमस ने भी नौकरी ढूंढ ली। थॉमस को कोई अच्छी नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन एक इलेक्ट्रीशियन ने उन्हें अपने असिस्टेंट के तौर पर रख लिया। वक्त बीतता गया धीरे धीरे। फिर आया साल 2012, जब निमिषा ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के आने से घर में खुशियां तो आई, लेकिन दोनों वर्किंग पेरेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। बेटी की देख रेख करना दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। थॉमस को सैलरी भी काफ़ी कम मिलती थी, जिससे आर्थिक दिक्कतें फिर से बढ़ने लगी थी। ऐसे में थॉमस अपनी बच्ची की परवरिश के लिए 2014 में उसे लेकर वापस केरल लौट आए। इधर थॉमस बच्ची के साथ देश लौटे और उधर यमन में गृह युद्ध फिर से शुरू हो गया और भारतीयों को यमन के नए वीज़े मिलने बंद हो गए। गृह युद्ध की शुरुआत में यमन के हालत ज़्यादा ख़राब नहीं थे और बेटी से दूर निमिषा सोचने लगी कि कैसे वो अपनी कमाई बढ़ाए ताकि पति और बच्ची को आराम के साथ रख सके। इसके लिए उन्होंने अपना खुद का क्लिनिक खोलने का फैसला किया। लेकिन यमन में एक कानून है दोस्तों, अगर किसी विदेशी को यमन में अपना बिजनेस करना है तो उसे किसी लोकल शख्स के साथ पार्टनरशिप करनी ही पड़ेगी दोस्तों। और यहीं से निमिषा की बर्बादी का दौर शुरू हो गया। दरअसल निमिषा को क्लिनिक खोलना था और निमिषा यमन में किसी को ज़्यादा जानती नहीं थी और तभी उसे ख्याल आया एक शख्स का जिसका नाम था मेहदी, जिसकी पत्नी उसी सरकारी अस्पताल में अपना बच्चा जन्म दिया था जहां निमिषा काम किया करती थी। मेहदी और उसके परिवार से निमिषा की जान पहचान अच्छी हो गई थी। मेहदी कपड़ों की दुकान चलाकर अपना गुजारा करता था। कोई खास परिवार नहीं था, गरीब परिवार था।
निमिषा ने मेहदी के सामने साथ मिलकर क्लिनिक खोलने का प्रस्ताव रख दिया, तो वो गरीब इंसान था, वो मान गया। फिर निमिषा ने मेहदी के साथ मिलकर क्लिनिक की शुरुआत की। निमिषा का क्लिनिक दोस्तों 14 बेड का था और इसको खोलने के लिए निमिषा ने भारत में अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से बहुत बड़ा कर्ज लिया था, लगभग 50 लाख का। और उस क्लिनिक का नाम रखा था, जो 14 बेड का क्लिनिक था, अल अमान मेडिकल क्लिनिक। निमिषा ने इस दौरान बेटी और पति को यमन बुलाने की कोशिशें भी शुरू कर दी, लेकिन यमन में गृह युद्ध तेज हो गए थे और भारत सरकार ने यमन की यात्रा पर उस वक्त रोक लगा दिया था। भारत सरकार ने उस वक्त यमन में रह रहे अपने 4600 नागरिकों को बाहर भी निकाला था, लेकिन निमिषा ने अपना नया क्लिनिक छोड़कर भारत लौटने से इनकार कर दिया, क्योंकि पूरी जिंदगी की कमाई कर्ज लेकर सब कुछ निमिषा ने उसी में लगा दिया था, तो वो कैसे आ सकती थी। उन पर दोस्तों और रिश्तेदारों का बहुत बड़ा कर्ज था, जिसे उन्होंने क्लिनिक खोलने के लिए लिया था। ऐसे में वो भारत नहीं लौट सकती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि यमन में रहना अब उसकी जान पर बनाएगा। मतलब जिंदगी आसान नहीं होने वाली थी, जिंदगी की मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ने ही वाली थी। हुआ यूं कि निमिषा का क्लिनिक अच्छा चलने लगा, बिजनेस बहुत बढ़ने लगा, और इसी बीच जो उनका पार्टनर था मेहदी, उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने सबको बता दिया कि निमिषा उसकी पत्नी है, और क्लिनिक से होने वाली कमाई उसने निमिषा से छीनना तक शुरू कर दिया। मेहदी ने निमिषा का पासपोर्ट तक अपने पास रख लिया ताकि वो यमन से भाग न सके। असल में मेहदी जो था दोस्तों, वो बताया जाता है कि वो ड्रग्स लेता था और निमिषा को टॉर्चर भी करता था। उसने कई बार बंदूक की नोक पर निमिषा को धमकी भी दी। उसने क्लिनिक के सारे पैसे रख लिए और उसके गहने भी ज़बरदस्ती छीन लिए। शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर निमिषा ने सना की पुलिस में इसकी शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने मेहदी पर कोई कार्रवाई करने के बजाय निमिषा को ही अरेस्ट कर लिया। अब वो लोकल है वहाँ का, तो ऑब्वियस सी बात है पुलिस उसको सपोर्ट कर सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और निमिषा को इसके चलते 6 दिन जेल में भी रखा गया। जेल से निकलने के बाद निमिषा पर मेहदी के अत्याचार और ज़्यादा बढ़ते चले गए दोस्तों। और वो ये पॉइंट ये था कि वो अपना इस पूरे, एक तरह से आप कह सकते हैं कि अपने बिजनेस को जिस खून से सींचा था निमिषा ने, उसको छोड़कर वो वापस भी नहीं आ सकती थी दोस्तों। इसी बीच जुलाई 2017 में निमिषा की जान पहचान अपनी क्लिनिक के पास वाली जेल की वार्डन से हो गई। वार्डन ने निमिषा की कहानी सुनकर उसे समझाया और एक तरह से सुझाव दिया कि वो बेहोशी का दवा देकर एक तरह से मेहदी को बेहोशी का दवा दे दे और उसके बाद अपना पासपोर्ट लेकर यहाँ से चली जाए। परेशान निमिषा किसी भी तरह से अपना पासपोर्ट हासिल कर अपने देश वापस भाग जाना चाहती थी, और इसी वजह से उन्होंने मेहदी को बेहोशी की दवाई दे दी। लेकिन मेहदी ड्रग्स लेता था, जिससे उस पर बेहोशी के दवा का कोई असर नहीं हुआ। ऐसे में निमिषा ने उसे दूसरे दिन बेहोश करने की कोशिश की, और इस बार बेहोशी की दवा का डोज थोड़ा ज़्यादा रखा, लेकिन डोज मेहदी के लिए इतना ज़्यादा हो गया कि वो हमेशा के लिए बेहोश हो गया। मिनटों में उसकी मौत हो गई। मौत के बाद निमिषा डर गई। उसने मेहदी के शव के टुकड़े किए और वाटर टैंक में डाल दिया। इसके बाद वो वहाँ से फरार हो गई। मेहदी की मौत के लिए निमिषा को जिम्मेदार बताया गया और उसकी तलाश शुरू की गई। निमिषा 1 महीने के बाद सऊदी अरब की सीमा के नज़दीक यमन से गिरफ्तार कर ली गई और उसे फिर जेल में बंद कर दिया गया। साल 2020 में एक स्थानीय अदालत ने निमिषा को मौत की सज़ा सुनाई। इधर भारत में निमिषा के परिवार ने स्थानीय अदालत के फैसले को यमन के सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी। याचिका 2023 में खारिज कर दी गई, जिसके बाद जनवरी 2024 में यमन में निमिषा को फांसी की सज़ा को मंजूरी भी दे दी गई। दोस्तों, इसके बाद निमिषा की मां अपनी बेटी को बचाने की कोशिशों में किसी तरह यमन पहुंची और उन्होंने किसी स्थानीय मध्यस्थ के जरिए मेहदी के परिवार से बातचीत शुरू की। अब पॉइंट यह है कि इसके बाद निमिषा को क्या बचाया जा सकता है? दोस्तों, उस वक्त एक ही रास्ता था, निमिषा को बचाने का एक ही रास्ता था, और वो है मेहदी के परिवार का निमिषा को ब्लड मनी के बदले में माफ करना। मतलब आप इसका समझिए कि अगर पैसे के बदले में अगर मेहदी का जो परिवार है वो अगर चाहे तो माफ़ी दे सकता है। अगर उसने माफ़ी दे दिया
तो फिर सारा मामला ख़त्म हो सकता है और फिर जो फांसी की सज़ा मिली है वो बदल सकती है, वो रुक सकती है। इसी तारीख यानी आज के दिन दोस्तों 16 तारीख आज निमिषा को फांसी होनी थी, लेकिन इसी दौरान केरल के मुफ्ती मुस्लियार ने कुछ दिन के लिए इसे टलवा दिया है। अब निमिषा प्रिया के वकील और उनके परिजनों को कुछ वक्त और मिल गया है ताकि वो मृतक जो मेहदी है उसके परिजनों से ब्लड मनी को लेकर डील कर सके। दोस्तों, केरल के कोझिकोड में ही जन्मे 94 साल के अबू बकर मुस्लियार इस्लाम के विद्वानों में शुमार किए जाते हैं। उनकी मित्रता यमन के इस्लामिक स्कॉलर और वहाँ की शूरा काउंसिल के मेंबर शेख हबीब उमर बिन हाफिज से है। मुस्लियार के दखल पर शेख हबीब उमर बिन हाफिज ने मध्यस्थता की और स्थानीय प्रशासन ने फिलहाल सजाए मौत को टाल दिया। दोस्तों, इस मामले में अबू बकर मुस्लियार ने इस्लाम की एक सीख देते हुए अपने यमनी मित्र से मध्यस्थता की अपील की। मुफ्ती मुस्लियार ने कहा कि इस्लाम का एक और कानून है, यदि हत्या के दोषी को मौत की सज़ा दी जाती है तो पीड़ित के परिवार वाले उसे माफ़ भी कर सकते हैं और माफ़ी का अधिकार भी है। मैं नहीं जानता कि वो कौन सा परिवार है, लेकिन मैं यहाँ से यही अपील करूँगा कि कम से कम उनसे एक बार बातचीत की पहल कीजिए और उनको मनाने की कोशिश कीजिए। मेरी यमन के ज़िम्मेदार विद्वानों से अपील है कि वे दोबारा विचार करें। ये खूबसूरत बात इस मौलाना ने कही है, जिसके बाद ये फांसी जो है वो एक तरह से टल गई। दोस्तों, अब आगे देखने वाली बात यह है कि ये फांसी होती है या फिर रुक जाती है और निमिषा को ब्लड मनी के बदले में माफ़ी मिल जाती है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि अभी तक लगभग 40 लाख रुपए तक वो जो है मिडिल इसमें जो सारी चीज़ें चल रही है इसमें खर्च कर चुके हैं। इसके परिवार वाले अच्छा खासा पैसा भी खर्च कर चुके हैं और उसके बाद अब खुशखबरी, मतलब खुश आप कह सकते हैं कि ये खुशखबरी ही है एक तरह से कि फांसी की जो सज़ा है निमिषा को वो रुक गई है। और दोस्तों, इस मामले को लेकर के सोशल मीडिया पर भी खूब बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर एक तरफ लोग जो है इस मौलाना मुफ्ती अबू बकर की जो है तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं और इनकी तारीफ़ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि असली भारतीय यही है, इंसानियत सबसे ऊपर होनी चाहिए। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।